जी सर, मैं देवेंद्र सिंह सोलंकी, तहसील बड़ी सादड़ी है, जिला उपखंड। बड़ी सादड़ी तहसील में बांसी पंचायत में छोटा सा गांव है मेरा, सोलंकिया खेड़ा नाम से। मेरी 10वीं और 12वीं की शिक्षा पंचायत के स्कूल बांसी से ही हुई है। इसके अलावा स्नातक मेरी पंडित उदय जैन कॉलेज कानौर से हुई है, जो कि उदयपुर जिले में आता है। और स्नातकोत्तर मेरी बीएन कॉलेज उदयपुर से हुई है सर। और ये भी मोहनलाल सुगड़िया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। वर्तमान में सर मैं स्कूल व्याख्याता हूँ, और पास के गांव में बोहेड़ा में लगा हूँ सर। जी सर। अच्छा सर, आपने सर छोटी शादड़ी का नाम लिया, तो सर ये छोटी सादड़ी या बड़ी सादड़ी, आपने बड़ी सादड़ी का नाम लिया, यहाँ से कोई नदी का उद्गम जी सर, होता है बड़ी सर? शादी। सर बड़ी शादी। जी। हाँ सर, सादड़ी जो बड़ी है छोटी, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है क्या? जी सर, वो आपको ध्यान हो तो। जाखम नदी है, लेकिन वो छोटी जाखम नदी है सर। और वो छोटी हम्म। सादड़ी के पास से निकलती है, बड़ी सादड़ी नहीं है सर। अच्छा सर, जाखम नदी सर, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आगे जाके कहाँ वो, किस नदी में मिलती है? जी सर, ये छोटी सादड़ी के पास भौर माता के आसपास से निकलती है। और सोम माही और जाखम का डूंगरपुर में जाके त्रिवेणी संगम होता है सर। सर वहाँ एक मेला भी लगता है, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? जी सर, त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है, जिसे सर आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बेणेश्वर धाम मेला। सर विश्व धाम मेला किस तिथि को लगता है? तिथि बतानी है। माघ शुक्ला पूर्णिमा सर। सर पूर्णिमा को सर हम शुक्ला नहीं बोले तो भी चलेगा, क्योंकि पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में ही होती है। तो सर जी ये सर, माघ ये शुक्ला। मेला जो लगता है बृहस्पति धाम का मेला, क्या एक कोई पर्टिकुलर वहाँ गांवों का नाम है जहाँ लगता हो, ये बनेश्वर धाम में ही लगता है? जी सर, गांव है डूंगरपुर जिले के सावला के पास, नावटापुरा गांव का नाम है सर। बहुत बढ़िया सर। चलो सर हम चित्तौड़ में चलते हैं। चित्तौड़ में सर जो है, रावत भाटा एक स्थान है जहाँ पे कुछ संयंत्र लगा हुआ है किसी चीज का, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, स्थापना कब हुई थी क्या, और उसके बारे में थोड़ा विवरण दीजिए। जी सर, रावत बाटा में चंबल नदी पर जो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, उसके पास ही हम्म। ये राजस्थान परमाणु संयंत्र है। इसकी स्थापना सर, जहाँ तक मुझे विदित है, 1985 में हुई, और कन्नाडो के सहयोग से हुई थी सर। और राजस्थान का एकमात्र ये परमाणु संयंत्र है जिसके लिए चित्तौड़ जाना जाता है सर। चित्तौड़ में ये सर आपने स्थापना तो, हाँ जगह कनाडा के सहयोग से सही बताई, लेकिन स्थापना थोड़ी आपकी सही नहीं थी। चलो उसको बाद में करेंगे हम। तो सर चित्तौड़ में सीमेंट बनाने का कारखाना भी सुना है मैंने, बता पाएंगे? जी, जी सर, चित्तौड़ में सर हाँ सर। वर्तमान में अनेक सीमेंट उत्पादन की इकाइयां लगी हुई है। और राजस्थान में चित्तौड़ सीमेंट के हब के रूप में भी जाना जाता है सर। इसमें बिरला चतक चंदेरिया में फैक्ट्री है सर। इसके अलावा अल्ट्राटेक की सावा शंभूपुरा में है। और इसके अलावा सर जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा है। वंडर सीमेंट भी निम्बाहेड़ा के अंतर्गत ही है सर। और एक और फैक्ट्री है लाफार्ज। तो ऐसे करके सर ये इकाइयाँ मौजूद है सर अभी वर्तमान। बहुत बढ़िया सर, आपने विवरण से बताया इनका। चित्तौड़गढ़ जो है सर, क्या इस जिले का कुछ अंश अलग भी है या एक साथ ही पूरा जिला है? जी सर, घोड़े की नाल की आकृति के समान था पहले सर। पहले प्रतापगढ़ अलग होने के बाद में वर्तमान में वो स्थिति तो नहीं रही, लेकिन वर्तमान में भी ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है सर।
एक जिला एक भाग की सीमा कोटा को छूती है इधर, और दूसरा इधर उदयपुर और राजसमंद को छूता हुआ है सर। बीच में भीलवाड़ा जिला आ जाता है सर, फिर बाद में दोबारा शुरू होता है ये। हाँ सर। हाँ हाँ सर, सही कह रहे हो सर आप। तो सर चित्तौड़गढ़, आपने कहा कि मैंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से जो है स्नातकोत्तर किया है, कौन सी डिग्री की? तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में सर कुछ बताएंगे, उनका राजस्थान में के लिए राजनीति में क्या योगदान रहा था? जी सर। मोहनलाल सुखाड़िया, इनका जन्म सर झालावाड़ जिले में हुआ था, और इनका कर्म स्थली उदयपुर रहा है। और ये राजस्थान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं सर। और उस समय आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है इनको सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। सर हम यूं कहें कि चित्तौड़गढ़ को कौन कौन से जिले जो हैं उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं, क्या आप बता पाएंगे सर? जी सर। हम्म। चित्तौड़ को सर दक्षिण में कहें तो अभी जो प्रतापगढ़ अलग हुआ है वो है। फिर उदयपुर है सर। इधर से ऊपर राजसमंद है, भीलवाड़ा है, और इसके अलावा सर कुछ भाग बूंदी का भी है सर, वो जो टुकड़ा है उधर। और फिर वो जो टुकड़े वाला भाग है उधर कोटा को भी स्पर्श करता है सर। और इधर एमपी से भी लगा हुआ है सर। सर एमपी से कोई एक नदी निकलती है जो जी राजस्थान की सर, सबसे चंबल लंबी है ना। नदी जानी जाती है। हाँ सर, चंबल है उसका सर, बताइए चंबल। बताइए, कहाँ से निकलती है सर, और कहाँ एंट्री करती है, क्या है कुछ? जी सर, चंबल नदी मऊ के निकट जनाबा पहाड़ी से निकलती है, और राजस्थान में चित्तौड़ जिले में 84 गढ़ के आसपास उसके पास में प्रवेश करती है सर। अच्छा, समय पे कुछ बांध भी है सर राजस्थान में, क्या उन बांधों का क्रम से उनका उनको नाम बता पाएंगे आप? जी सर। सबसे पहले सर इसमें गांधी सागर बांध है, जो मंदसौर जिले में है, एमपी के। हम्म। उसके बाद राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और इसके बाद जवाहर जवाहर सागर और कोटा बिहार, दो बांध ये कोटा जिले में सर। इन तीनों बांधों में से कौन से बांध से जो है बिजली उत्पादन नहीं किया जाता? कोटा बैराज पे शायद सर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो केवल सिंचाई के लिए और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए बनाया गया है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, आपका मेरी जो ये आपका सामान्य परिचय था उसके हिसाब से आपने पूर्ण किया, बहुत बढ़िया बताया। आगे बहुत विशेषज्ञ धन्यवाद सर। पूछेंगे आपसे। जी सर। नमस्ते देवेंद्र जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते। है- आवाज आ रही है सर मेरी? जी मैम, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है। जी सर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अलंकार संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन है? जी मैम, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक 6ठी सदी के आचार्य भामह माने जाते हैं मैम। जी बिल्कुल। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? ग्रंथ इनका? जी मैम, भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार में कितने परिच्छेद हैं? 6 परिच्छेद है मैडम। बिल्कुल सर। इनकी कोई परिभाषाएं बता सकते हैं अलंकार के बारे में? जी मैम, इन्होंने मैम संस्कृत
में जो परिभाषा दी है, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात वो कहते हैं कि जिस प्रकार किसी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों के बिना शोभा उत्पन्न नहीं होती है। जी मैम। जी मैम। जी बिल्कुल। इसके अलावा और कोई परिभाषा याद है आपको? इसके अलावा जी। जी नहीं मैम, अभी याद नहीं आ रही मुझे। कोई बात नहीं सर। भामा के अलावा और कोई अलंकारवादी आचार्य? जी मैम, इनके बाद अलंकारवादी आचार्य के रूप में दंडी जाने जाते हैं, जिन्होंने काव्यादर्श ग्रंथ लिखा था, हाँ। और इनकी और इनकी देन देन। अलंकार जी। जी मैम, किसी का अगर स्पीकर खुला हो तो बंद कर दे, मेरी आवाज लौट के आती है, बोलने में दिक्कत होती है। जी भामा। मैं निवेदन कर रहा था। जी हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी, मैं निवेदन कर रहा था मैम, इनके अलावा अलंकार संप्रदाय में एक आचार्य दंडी हुए हैं सर, उन्होंने भी अलंकारों के बारे में अपनी मंतव्य दिया है अपना, जिन्होंने अपनी परिभाषा दी थी, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचशक्ते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार ही हैं। और उनकी देन ये है अलंकार संप्रदाय को कि वो अलंकार के अंतर्गत न सिर्फ अलंकार बल्कि रस रीति गुण इत्यादि तत्वों को भी शामिल कर लेते हैं। इसके साथ ही नाट्य तत्व जैसे संधि वृत्तियां लक्षण थे, इनको भी वो अलंकार के अंतर्गत ही गिनते हैं। तो उन्होंने अलंकार को एक विस्तृत अर्थ में परिभाषित किया है मैं। जी मैम। जी बहुत बढ़िया सर। ये जो दंडी है इन्होंने अलंकार को काव्य का स्थायी धर्म बताया है सर। तो जी कौन है जिन्होंने अलंकार को अस्थायी धर्म अस्थिर धर्म कहा है? मैडम, वामन है, वो गुण को स्थायी धर्म मानते हैं और अलंकारों को उनका सहायक मानते हैं, इसलिए वो उनको दूसरे नंबर पे ले आते हैं अलंकारों को, वामन। आवाज कट के आ रही है देवेंद्र जी आपकी। मेरी आवाज भी कट रही है क्या सर? नहीं मैम, आपकी स्पष्ट आ रही है। अच्छा। अच्छा देवेंद्र आप। जी दोबारा जुड़े। देवेंद्र जी आप लीव करके दोबारा जुड़े, की आवाज साफ आएगी आपकी। जी सर। हाँ मैम, आप मेरे पहले वाला उत्तर नहीं सुन पाई क्या? नहीं सर सुनाई दे गया। अच्छा अब आप जी मुझे ये बताइए कि रीतिकाल में भी कुछ अलंकारवादी आचार्य हुए हैं, तो उनका नाम बता सकते हैं? जी मैम, रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य केशव हैं। वो भी अ, भामह की जो परिभाषा थी उसी उसी का अनुकरण करते हैं, और कहते हैं कि यद्यपि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, कि जिस प्रकार से स्त्री कितनी सुंदर क्यों न हो, अच्छे वर्ण वाली क्यों न हो, अच्छे चरित्र वाली क्यों न हो, लेकिन तब भी वो शोभा नहीं देती जब तक उसको अलंकारों का या आभूषणों का सौंदर्यीकरण ना किया जाए। तो इस तरह वो भी अलंकारों को काव्य में महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। जी मैम। बहुत बढ़िया सर। मेरा अंतिम प्रश्न सर, आधुनिक काल में भी कुछ अलंकारवादी कवि हुए हैं, नाम बता सकते हैं आप? कवि पूछ रहे हैं मैम, हाँ जी या सर। विचारक? नहीं सर कवि पूछ रही हूँ, आधुनिक कालीन अलंकारवादी कवि। उन्होंने अलंकार पे कोई रचना लिखी है? हाँ जी मैम, अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। उनकी ठीक है सर रचना मेरी में रस तरफ। सिद्धांत। जी सर। ठीक है देवेंद्र जी मेरी तरफ से पूरा हुआ। सुरेश जी अब आप पूछिए। जी मैम, नमस्कार धन्यवाद। देवेंद्र जी। नमस्कार सुरेश जी सर, नमस्कार। नमस्कार।
अच्छा, ये बताइए आपकी हम देखते हैं कि भरत मुनि के ने रस संप्रदाय की स्थापना की थी, और रस संप्रदाय की जो परंपरा थी वो लंबे समय तक चली। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अलंकार संप्रदाय उठ खड़ा हुआ? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि अलंकारों का इतना महत्व बढ़ा काव्य शास्त्र में? जी सर, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे ऐसा आभास होता है कि जी। भरत मुनि जो हैं मुख्यतः नाटक की बात करते हैं और वो रस को नाटक के संदर्भ में देखते हैं, और उनके जी। बाद के जो आचार्य हैं वो काव्य को मूल में रख के बात कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई विद्वान जब साहित्य में इतना लोकप्रिय होता है, तो उनको जवाब देने के लिए या उनकी काट करने के लिए भी नए-नए संप्रदाय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उनके मूल में नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये उनके एक भरत मुनि की प्रतिक्रिया स्वरूप खड़ा किया गया संप्रदाय था, ऐसा मेरा मानना है सर। रस के संदर्भ में देखें तो काव्य में अलंकारों का कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है? रस के रस संदर्भ में के देखें संदर्भ क्योंकि में भरत देखें सर मुनि। तो जी। जी सर, जी सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ सर कि रस के संदर्भ में अपन देखें तो भरत मुनि के विरोध के स्वरूप जो अलंकार संप्रदाय खड़ा किया गया, तो छठी, 7वीं, जी। 8वीं और 9वीं शताब्दी तक आते-आते फिर उसके विरोधकर्ता आचार्य भी उठ खड़े होते हैं वापस, जिसमें धनु संप्रदाय के आनंदवर्धन, अ, फिर रस सिद्धांत को पुनः परिपुष्ट करने वाले मम्मट, विश्वनाथ आदि विद्वान हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं, और अंततः वापस में रस की जो पौराणिक जो स्थिति थी, जो भरत मुनि ने स्थापित की थी, वही स्थापित होती हैं। और आज भी अधिकांश हमारे जो आचार्य हैं, वो काव्य की आत्मा रस को ही मानते हैं, ना कि अलंकारों को। उनको बाह्य या शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा जी। तो बढ़ा सकते हैं, जी। लेकिन जी। सौंदर्य को पैदा नहीं कर सकते हैं, केवल बढ़ाने में सहायक हैं। तो जी, मेरा भी मानना यही है कि कहीं न कहीं काव्य की आत्मा तो रस ही है, और अलंकार शोभा बढ़ा सकते हैं या कहीं-कहीं अपने भावों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनको स्पष्ट करने में सहयोग दे सकते हैं। जी सर। या जी। विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से समझाने में सहायता करते हैं। जी, हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो आदिकाल और भक्ति काल में काव्य शास्त्र को इतना महत्व नहीं दिया गया। काव्य शास्त्र को आधार बना करके रचनाएं नहीं हुई और नए ही लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए। रीतिकाल में ऐसा अचानक क्या होता है कि हम देखते हैं कि काव्य शास्त्र को आधार बना करके लक्षण ग्रंथ भी लिखे जा रहे हैं और लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे जा रहे हैं, जिसमें आचार्य बनने की एक होड़ उनमें लग जाती है। ऐसा क्या कारण पाते सर इसके मेरी जानकारी के अनुसार 2 कारण हो सकते हैं। हैं? एक तो ये है कि आदिकाल और भक्ति काल में हिंदी में जो साहित्य रचा गया, उसे जी। हिंदी को पर्याप्त भावभूमि या कह दें अपन के साहित्य के लिए पीठिका तैयार हो गई। तब जाके फिर कवि या लेखकों का ध्यान इधर जाता है कि अब हिंदी के लिए भी कोई अलंकार या लक्षण ग्रंथ होने चाहिए, जिसके आधार पर हिंदी को देखा जा सके। क्योंकि हिंदी का साहित्य सर 1000 मोटे तौर पर 1000 ईस्वी के आसपास शुरू होता है। तब तो पहले हिंदी साहित्य लिखने पे जोर था, तो पहले उसके साहित्य के नियमों को निर्धारण करने की बात क्यों करें? और दूसरा सर ये है कि मेरा जहाँ तक मैं अध्ययन से निष्कर्ष निकाल पाया हूँ, ये है कि अ, मुगल काल आने के बाद में तो जनता की चित्तवृत्तियाँ स्थायी हो जाती है, क्योंकि एक इतिहास में जो उथल-पुथल थी, एक ठहराव आ जाता है, और कवि लोगों को राज्याश्रय मिलने लग जाता है। तो इस कारण वो भी स्वतंत्र रूप से अपनी रचना में लिख पाते हैं और उनको साहित्य शास्त्र की तरफ नज़र दौड़ाने का अवकाश मिल जाता है। ये मानना है सर मेरा। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है। एक मैं दोहा पढ़ रहा हूँ और उसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है और क्या कारण है।
दोहा है स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पंछी नु न मारी। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, आप बता पाएंगे? जी सर, इस दोहे में अप्रस्तुत प्रशंसा या यूं कहें उसी में एक अन्योक्त अलंकार है। दोनों पर्यायवाची नाम है सर। कैसे, मतलब उसकी कुछ बताएंगे आप व्याख्या करके? जी सर, अन्योक्ति कैसे? बिहारी ने जय जी सर, बिहारी ने राजा जय सिंह को संबोधित करते हुए दोहा लिखा था। और जब राजा औरंगजेब के कहने पर जय सिंह जब शिवाजी पर आक्रमण करने जाते हैं, तो वो उनको सचेत करना चाहते हैं कि तू बाज पराये पंछियों पे आश्रित रह के, अर्थात औरंगजेब के आश्रय में रह के तू अपने ही जाति के धर्म के राजा को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है सर। सर जहां तक मेरी जी जानकारी में है, यही बात है सर। जी जी, शुक्रिया देवेंद्र जी। जी सर, धन्यवाद। ठीक है सर, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। जी सर, धन्यवाद।